नमस्कार, मैं मंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। इस वक्त हम राजकीय महाविद्यालय भादरा में मौजूद हैं और आज यहाँ पर छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। एसएफआई की पूरा पैनल यहाँ पर विजेता हुआ था और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए एसएफआई की नेत्री हैं, खास मेहमान दीपशिता धर पहुंची है। दिल्ली जेएनयू कॉलेज की छात्र नेत्री है और एसएफआई की अखिल भारतीय सह सचिव भी है। सबसे पहले तो दीपशिता धर, आपको बहुत बहुत यहाँ आने की एक प्रकार से शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपको नववर्ष की भी बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। मैम बताएं, आज जिस आप कार्यक्रम में शामिल हो रही है, आप पीएचडी स्कॉलर भी हैं, कैसे देखते हैं जिस प्रकार से लेफ्ट संगठनों का स्टूडेंट्स का जो बढ़ रहा है कॉलेजों में जनाधार, इसे कैसे देखते हैं? राजस्थान के अंदर तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जहाँ जहाँ पे चुनाव हुआ है, ज्यादा से ज्यादा जगह पे हम लोगों को भारी बहुमत मिला है। इसके पहले हम गंगानगर में थे। गंगानगर में भी वहाँ पे 22 साल के बाद एक छात्राओं की कॉलेज है, कन्या महाविद्यालय है, वहाँ पे हम जीत के आए। सीकर के अंदर शेखावत यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी पहली बार चुनाव हुआ और वहाँ पर भी एसएफआई को बहुमत के साथ जिताया गया है। और ऑफ कोर्स भादरा के अंदर जहाँ जहाँ पे कॉलेज में इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे एसएफआई सबसे ज्यादा वोट पाए हैं। हमें लगता है ये इस देश के अंदर और पर्टिकुलरली राजस्थान के अंदर छात्रों का जो रुझान है वाम राजनीति के लिए, और ये रुझान सिर्फ हमारी जो स्लोगन है, हमारी जो बातें हैं उनसे नहीं आती, जो काम पिछले सालों में हम लोगों ने किया है उससे आता है। भर्ती को लेके, शिक्षक भर्ती को लेके जिस तरीके से राजस्थान के अंदर एसएफआई लड़ा है, फी वृद्धि के खिलाफ जिस तरीके से एसएफआई राजस्थान के अंदर लड़ा है, और सिर्फ ये नहीं, जिस कॉलेज में हम खड़े हैं ये कॉलेज भी बना है एसएफआई की लड़ाई के कारण ही, संघर्षों के कारण ही। तो पूरा राज्य के अंदर शिक्षा को लेके अगर कोई ऐसा संगठन है जो सीरियस है, जो बारीकी से एकदम क्या बोलते हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, वो भारत की छात्र फेडरेशन है। और आम छात्रों के बीच वो जो मैसेज है, वो जो संदेश है, वो पहुंचा है। तो जहां जहां पे चुनाव हुआ है, जहां जहां पे आम छात्र अपना गणतांत्रिक अधिकार, अपना लोकतांत्रिक अधिकार प्रयोग कर पाए हैं, उन सारी जगह पे हम लोग को मौका मिला है। दिल्ली में जेएनयू हमेशा विवादित रहता है और बहुत से पिछले कुछ सालों में प्रतिबंध भी कई देखने को मिले हैं। फीस वृद्धि का एक वहां पर हर बार आंदोलन रहता है, लगातार कई कॉलेजों हॉस्टलों की फीस बढ़ाई गई है। क्या किस प्रकार के पैटर्न को आप मानते हैं? केंद्र सरकार क्या जो वाकई में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उन पर लगाम लगाना चाह रही है? खासतौर पर लेफ्ट जो संगठन के छात्र संगठन है वो कहते हैं कि वो छात्र राजनीति पर लगाम लगाना चाहती है, वो सस्ती शिक्षा नहीं देना चाहते। क्या कुछ हकीकत है उन बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज की वर्तमान में? अगर आप नया शिक्षा नीति को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे नया शिक्षा नीति आपको साफ साफ कह रहा है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, जिसके तहत पहले यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को पैसा मिलता था, ग्रांट मिलता था, उनको हॉस्टल बनाना है, उनको लेबोरेटरी बनाना है, उनको बिल्डिंग बनाना है, उनको अपने जो टीचर्स हैं उनको महीने का तनख्वाह देना है, वो सारी चीजें सरकार बंद करने वाली है। यूजीसी बंद होने वाला है। सरकार कह रहा है आप सेल्फ फिनांस करो, आप खुद से अपना फंड जनरेट करो। अब अगर यूनिवर्सिटी है, वो तो कोई कारखाना नहीं है कि कुछ सामान वो तैयार करेगा, उसे बाजार में बेचेगा, उससे मुनाफा बनाएगा। तो वो ये फंड अपने आप से कैसे जनरेट करेगा? उनके पास दो ही रास्ता खुला होगा। पहली कि वो फी बढ़ाएगा, जो आम छात्र होंगे उन छात्रों से फी लेंगे और उससे अपना भरपाई करेंगे, या फिर दूसरा उनके पास जो रास्ता खुला होगा वो होगा कि अपना जो बिल्डिंग है उसको वो कमर्शियलाइज करे। मतलब ये मेरा विश्वविद्यालय है, ये मेरा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे मैं मंडे से फ्राइडे पढ़ूंगा, सैटरडे को आऊंगा तो देखूंगा ये एक शादी के लिए दे दिया गया है, ये पे खूब डीजे बज रहा है, लोग बारातें खूब नाच रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है जहाँ पे सरकार अपना जिम्मेदारी से हाथ धो रहा है। हम जो देश में रहते हैं ये वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राष्ट्र है। कल्याणकारी राष्ट्र का कुछ जिम्मेदारी होता है, वो उसका जो नागरिक है उसका शिक्षा का, उसका स्वास्थ्य का, इन सारी चीजों का जिम्मेदारी लेगा, तभी वो वेलफेयर स्टेट है। हमने देखा 90s के बाद से, 90 दशक के बाद से सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो रहा है। पहले उन्होंने बोला सेल्फ फिनांसिंग कोर्स कराएंगे, उसके बाद उन्होंने बोला प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलेंगे, अभी वो कह रहा है सरकार का जो भी फंडिंग वो यूनिवर्सिटी कॉलेज को देता वो बंद करेंगे। इससे दो चीज होने वाला है, एक तो अगर मेरा फी कम रहता है, अगर वो पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, तो आम परिवार के, गरीब परिवार के बच्चे पढ़ सकते हैं। अगर फी बढ़ जाएगी, अगर वो किसान का बेटा होगा, मजदूर का बेटा होगा, उसके पास पैसा नहीं होगा, वो नहीं पढ़ेगा। जो लड़कियां है हमारे देश के अंदर, अभी भी लड़के लड़की समान नहीं है। कॉलेजों के अंदर, शिक्षा संस्थानों के अंदर लड़कियों का संख्या कम है। अगर हमारे पास ऐसा हो कि पैसा हमारे पास कम है और शिक्षा का खर्चा बहुत ज्यादा है, मेरे घर में एक बच्चा है और एक बच्ची है, मैं तो लड़की को स्कूल भेजूंगा ना। तो लड़कियों का शिक्षा, पिछड़े लोगों का शिक्षा, मेहनतकश परिवारों से आने वाले जो गरीब बच्चे हैं उनका शिक्षा बंद होने वाला है। और सरकार का ये उनका एक्सपीरियंस रहा है कि वो कौन लोग हैं जो बगावती करते हैं,
वो कौन लोग हैं जो फी वृद्धि के खिलाफ सड़क पे उतरते हैं? वो कौन लोग हैं जो यूजीसी के सामने जाके हल्ला बोल देते हैं? वो वही लोग हैं जो इन परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आता है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, पहला शायद अपनी पूरी पीढ़ी में ऐसा आदमी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाया है। तो जो लोग दबे कुचले परिवारों से आते हैं वही आके आंदोलन करते हैं, वही संगठन बनाते हैं, वही सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं। तो सरकार चाहता है एक साथ दो चीज हो, एक आप शिक्षा को बाजार के हाथ में छोड़ दो, सरकारों के आसपास जो पूंजीपति है उनका मुनाफा बढ़े, और उसके साथ साथ जमीनी रूप पे जिस तरीके से छात्र नौजवान सरकार के खिलाफ बात कर रहा है, उनका बोलने का जो परिसर है उनको हम खत्म करें। आप लोग जो वाम छात्र संगठन है इतना कुछ लड़ते हैं और आपके संगठन मजबूत दिखते हैं, लेकिन जब बात आती है मुख्य धारा की राजनीति में, जो पार्टियों की राजनीतिक दलों की राजनीति, वहां पर आपके वोट कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। चाहे जितनी भी वाम पार्टियां हैं, माकपा, भाकपा, इसके अलावा बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन उनको कभी जनाधार मिल नहीं पाया। इसका क्या कारण मानते हैं? क्या यूथ जब वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है तब वो भूल जाता है वाम विचारधारा को, या फिर वो संघर्ष को भूल जाता है? आप क्या मानते हैं? नहीं, ये बहुत ही एक सही आलोचना है कि जिस तरीके से हम मूवमेंट के अंदर रहते हैं, आंदोलन के अंदर रहते हैं, उसका प्रभाव बहुत सारे टाइम वोट में नहीं पड़ता। अगर आप इस बार भी देखेंगे, इतना बड़ा, इतना लंबा किसान आंदोलन चला, किसानों ने सरकार को भी झुकने पे मजबूर कर दिया, पर वहीं पे जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होता है तो जो लोग किसानों के लिए लड़े उन लोगों को वोट नहीं मिलता, भाजपा जीत जाती है। चुनाव जो होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें मेरे परिचिति एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, मैं कौन सा कास्ट का हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ। और 2014 की बात से जिस तरीके से लोगों की परिचिति और राजनीति एक हो गया है, लोग हिंदू के नाम पे वोट दे रहे हैं, मुसलमान के नाम पे वोट दे रहे हैं, मस्जिद मंदिर के नाम पे वोट दे रहे हैं, तो उन कम्युनलिज्म पे, वो बाइनरी में कहीं कहीं हम जो बात कहते हैं, जो हम लोगों को जोड़ने का बात कहते हैं, गरीब लोगों का लड़ने का बात कहते हैं, वो कहीं गुम हो जाता है। अगर आप देखेंगे अभी सबसे इम्पोर्टेंट अस्त्र क्या है, विपिन क्या है, वो मीडिया है। जो भी मीडिया है उसमें 90% 2-3 लोगों को खरीदा हुआ है। तो मैं अगर हर दिन हर रोज एक झूठ सुन रहा हूँ, हर दिन हर रोज मैं शाम को टीवी खोल रहा हूँ और मुझे जहर, मुझे नफरत सिखाया जा रहा है, तो उसको तो कहीं ना कहीं मैं अपने जहन पे भी उतार लेता हूँ। तो ये एक बहुत अनइवन लड़ाई है, एक बहुत असम लड़ाई है, जहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास मीडिया है, जिनके पास पुलिस है, जिनको वो जैसे चाहे यूपीए डाल के जेल में रख सकते हैं। उमर खालिद के बारे में हम जानते हैं। तो ये एक बहुत असम लड़ाई है, जिसके कारण बहुत सारे टाइम, बहुत सारे वक्त हम आंदोलन में तो है, आंदोलन में तो हमें जीत मिल रही है, पर वो वोट, वो लोग हमारी जनाधार में वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और इसमें हमें काम करना है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आज बोलेंगे कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़े हैं। मैं पश्चिम बंगाल से आती हूँ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, और अगर आप पिछले साल का चुनाव देखेंगे तो उसमें जो चुनाव लोगों को हम उतारे थे, कैंडिडेट जो उतारे थे, उसमें बहुत लोग युवा थे। युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है एज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कि कैसे हम उन लोगों को लामबंद कर पाए, हमारे साथ रख पाए, और जो खामियां हमसे रही है उन खामियों को भरपाई कर पाए। कन्हैया कुमार आपके लिए एक बड़ा चेहरा था पूरे देश भर में, बिहार के बड़े छात्र नेता, कांग्रेस में चले गए। क्या वाम दलों में युवाओं के लिए मौका नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं आपके जो एक तो आपकी कार्यकारिणी इन दलों के बराबर नहीं है, जिस प्रकार से इनके अलग अलग मोर्चे होते हैं, जाति वाइज मोर्चे हैं, काम वाइज मोर्चे हैं, मतलब अलग अलग व्यवसाय के उद्योग प्रकोष्ठ बना रखे हैं, किसान मोर्चा बना रखा है, ग्रामीण मोर्चा अलग से, शहरी मोर्चा अलग से। आप लोगों ने वो पैटर्न क्या वाम दल कभी अपना पाएंगे? क्योंकि जब तक कोई युवा को पद नहीं मिलेगा, वो पदाधिकारी नहीं बनेगा, तब तक शायद वो उस एनर्जी से उस पार्टी के लिए काम नहीं कर पाएगा। और जिस प्रकार से आपके कन्हैया कुमार कांग्रेस में चले गए, इतने बड़े नेता थे आपके छात्र संगठन के, इतने बड़े वाम दल के चेहरे थे, कैसे देखते हैं इसे? क्या कोई आपको लगता है इन वाम दलों को अपनी जो संगठन की रणनीति है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है? देखिए, हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारी विचारधारा है। हम कौन सी पद में बैठे हैं, कौन सी चेयर में बैठे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप भादरा के अंदर देखेंगे, यहाँ पे जो हमारे कॉमरेड शहीद हुए, कॉमरेड अजीत बेनीवाल, अब कॉमरेड अजीत बेनीवाल तो कह सकता था कि जैसे मुझे पद चाहिए, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे सेक्रेटरी बनना है, मुझे राज्य सचिव बनना है, पर कॉमरेड अजीत बेनीवाल को लगा मेरे पद से भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस राजनीति के साथ मैं खड़ा हूँ। वो अपनी राजनीति के लिए खड़ा होते होते अपना जान दे दिए। अब जब पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स में दोनों तरीके का लोग होते हैं। कुछ लोग अपने विचारधारा के लिए, अपने आदर्श के लिए अपना जान देते थे, और कुछ लोगों को उनको अपने करियर के लिए,
उनके करियर के लिए जो सही लगता है उसके लिए वो पार्टी भी बदल लेते हैं। तो हमें कोई कन्हैया से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त है। उनको लगा कि लेफ्ट के अंदर उनका जो पोटेंशियल है वो फुल नहीं हो पा रहा है, वो कांग्रेस के अंदर गए। हम तो उनको शुभकामना देंगे, जो जो चीज वो वामपंथी दलों के अंदर नहीं कर पाए, देखते हैं उसमें से क्या क्या वो कांग्रेस के अंदर कर पाएंगे। क्या लगता है कभी आपको, आप इन 2-3 राज्यों के अलावा आप देखें तो गिने चुने स्टेट्स में आपके गिने चुने विधायक हैं, सिर्फ एक जगह आपकी सरकार है, क्या भविष्य में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा? क्या वाम दलों की सरकार आप मानते हैं? और बहुत से लोग कहते हैं कि वाम दल एकदम आधुनिकता के खिलाफ भी है। आप सभ्यता के खिलाफ नहीं है, पश्चिमी सभ्यता आप अपनाने में आगे होंगे अन्य संस्कृतियों के, अन्य विचारधाराओं के मुकाबले, लेकिन आप मशीनीकरण के युग के खिलाफ है और इसी कारण शायद आप पश्चिमी बंगाल में इतनी बड़ी सरकार को खो दिया आपने। उसके बाद आप त्रिपुरा से भी चले गए, अब केरल में आप हैं और कुछ एक जगह पर आपके गिने चुने विधायक हैं। आपके महासचिव देखें तो वही नाम सीताराम येचुरी, वृंदा कारात, प्रकाश कारात, इन 3 नेताओं के अलावा शायद ही कोई व्यक्ति या कोई जर्नलिस्ट भी चौथे व्यक्ति को जानता होगा वाम दलों में। यहाँ किसान नेता जरूर है, अमरा राम जी और बलवान पूनिया जी, इनको जरूर अब जानने लगे हैं लोग, लेकिन इसके अलावा लगता नहीं कि आपके इस संगठन के बड़े नेताओं को कोई जानता होगा। इसके पीछे क्या आप युवाओं के मन में कोई टीस नहीं होती कि हमें भी कोई बड़े परिवर्तन करने चाहिए, संगठन की नई रणनीति बनानी चाहिए? नहीं, जो परिवर्तन होने वाला है वो किसी व्यक्ति से तो होगा नहीं। मतलब मैं ऑफकोर्स इस बात से सहमत हूँ कि युवा को और भी ज्यादा जिम्मेदारी लेना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, पर बात सिर्फ उम्र की नहीं है। अगर सिर्फ उम्र से सब कुछ हो जाता तो फिर अमरा राम इतने उम्र में जाके वो किसान नेता नहीं होते। ये पूरा किसान आंदोलन का सबसे बड़ा जो नाम रहा है वामपंथियों का, उनका नाम हन्नान मोल्ला है। वो इंसिडेंटली मेरी जिला से आते हैं, हावड़ा से आते हैं, उनका उम्र कितना ज्यादा है। तो बात सिर्फ उम्र की नहीं है, बात डेडिकेशन की है, कितनी ईमानदारी से आप अपने संघर्षों में जुड़े हुए हैं उसका है। पर ये बात सच है कि रणनीति में एक जब बात आप कह रहे थे कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें जिस तरीके से लेफ्ट को इनोवेट करना चाहिए था उसमें हम पीछे रहे। अगर पीछे नहीं रहते तो ये सब नहीं होता। पर मैं इस बात के साथ सहमत नहीं हूँ कि हम मेकेनाइजेशन के खिलाफ है, कि हम मशीनीकरण नहीं चाहते। पश्चिम बंगाल के अंदर जो पहला IT हब हुआ वो हमारे वक्त पे हुआ था। उसके बाद उस IT हब में अभी तक कोई नया कंपनी आया नहीं है। हमारी जो जिस समय ने हमने कंप्यूटर का विरोध किया था, हमने ये बोला था कि पहले आप लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा दो। स्कूलों के अंदर कंप्यूटर शिक्षा वामपंथी सरकार ने चालू किया था। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, मैंने अपने स्कूल में कंप्यूटर सीखा है। हमने बोला था पहले आप लोगों को औजार दो, पहले आप लोगों को शिक्षा दो, स्किल दो, उसके बाद जो आपका प्रोसेस है, आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसे मेकेनाइजेशन करो। ऐसा ना हो आपने बस मेकेनाइजेशन कर लिया और बहुत सारे लोग, जो लोग वहां पे काम करते थे, वो अपना काम खो बैठेंगे और उनका परिवार सड़क पे आके ठहरेगा। हम ये नहीं चाहते थे। पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम मेकेनाइजेशन के खिलाफ है। हम सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो साइंटिफिक टेम्परमेंट में विश्वास करते हैं, वैज्ञानिक विचारधारा में विश्वास करते हैं। तो हम प्रजुक्ति के खिलाफ तो है नहीं, पर प्रजुक्ति को इस्तेमाल करके अगर मेरे मेहनतकश लोगों को शोषण किया जा रहा है, अगर उनकी जीने मरने की सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स उसके खिलाफ हम हैं। क्या संदेश देंगे आप युवाओं को? खासतौर पर राजस्थान में आप बार बार आते भी हैं, प्रत्येक छात्र संगठन के किसी भी कार्यक्रम में आपको हर बार देखा भी जाता है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, क्या संदेश देंगे? हम तो ये कहेंगे कि राजस्थान लड़ाई की धरती है, राजस्थान संघर्षों की धरती है और बलिदान की धरती है। हम लोग सीखते हैं, राजस्थान की कॉमरेडों से सीखते हैं, साथियों से सीखते हैं, यहाँ की जो इतिहास है उस इतिहास से सीखते हैं। और हम यही उनके लिए हमारी मैसेज रहेगा कि आपके सामने एक बहुत बड़ा चुनौती आने वाला है, चुनाव आने वाला है। अब अगले 5 साल ऐसे कौन से वो लोग होंगे जिनका अपना भविष्य का जिम्मेदारी देंगे, ये आप सोच के ले। जिस सियासती राज में हम हैं वहां पे हर दिन हर रोज हमें बांटने की कोशिश किया जा रहा है, मंदिर में, मस्जिद में, जात में, धर्म में, भाषा में। हमें एक ऐसा भारत का कल्पना करता है जो बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह ने सपना देखा था, जहाँ पे हम समान हैं, जहाँ पे हम सारे लोग सर ऊंचा करके जी सकते हैं। आप सोचिएगा, धर्म के नाम पे जो लोग व्यापार कर रहे हैं, धर्म के नाम पे जो आपकी घर की बच्चों का नौकरी का सवाल, शिक्षा का सवाल को दरकिनार कर दे रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को मौका देना जरूरी अब समझेंगे या नहीं समझेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। दीपशिता धर से चर्चा कर रहे थे, SFI की छात्र नेत्री है, जो राष्ट्रीय सह सचिव है SFI की कार्यकारिणी की, और पूरे देश भर में छात्र आंदोलनों के लिए लगातार लड़ती रहती है। और आज हमने इनसे जाना कि जो मूवमेंट है SFI के, जो स्टूडेंट्स मूवमेंट है वाम दलों के, वो वाम जो मुख्य राजनीति वाम दल है उनमें
वोटर में क्यों तब्दील नहीं हो पाते। इन्होंने बहुत से कारण बताए और बहुत सी चीजों के बारे में इनसे हमने जानने की भी कोशिश की। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।